नजीन, अमेरिका ने बेरूत एम्बेसी को खाली करने का ऑर्डर दिया है, अपने स्टाफ को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है और ये एक और बड़ा सिग्नल है। और हर गुजरते घंटे के साथ ऐसी ही खबरें आती चली जा रही हैं। वेस्टर्न जो सिटीजन हैं वो लीव कर रहे हैं, फिर एशियन सिटीजन जो है वो उन्होंने लीव करना शुरू कर दिया है। रशिया ने जो है वो अपने डिप्लोमेट्स को यूएई से निकाला है और अब अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स को लेबनान से निकालना जो है वो शुरू कर दिया है। ये सिर्फ इन 24 घंटों की डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही हैं। तो एम्बेसीज भी खाली हो रही हैं और नेशनल्स भी जो है वो यहां से लीव कर रहे हैं। अच्छा, ईरान ने ये कहा है कि जंग शुरू वो करेंगे लेकिन जंग खत्म जब वो हम करेंगे, और जो फातिहीन होते हैं हमेशा वही जंग खत्म करते हैं। और अब ईरान की जानब से एक नई बात ये की जा रही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सिर्फ 3 पार्टीज के अंदर भी कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा, यानी ये ईरान, अमेरिका और सिर्फ इजराइल की जंग भी नहीं रहेगी, बल्कि इसमें और भी बहुत सारे फ्री कैंप जो शामिल हो जाएंगे। अच्छा, मीनवाइल यूरोप से एक बड़ी खबर है, यूरोप इस जंग से पीछे हट गया है। यूरोपीय यूनियन से ये बात सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि हम रीजन में एक और जंग नहीं चाहते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस जंग का सबसे ज्यादा नुकसान रीजन के अलावा अगर किसी को होगा तो वो यूरोप है। एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, एनर्जी का फ्लो उनके लिए बंद होगा, सप्लाई बंद होगी, और दूसरा यह है कि यहां से रेफ्यूजीज जो हैं वो यूरोप ही की तरफ जाएंगे। तो इसलिए यूरोप का तो इस जंग में कोई फायदा नहीं है। तो अब यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि हम रीजन में एक और जंग नहीं चाहते। इस वक्त यूरोप के एक तरफ यूक्रेन की जंग जारी है, ईस्ट में उनके जब वो यानी कि मिडिल ईस्ट में एक रीजनल वॉर छिड़ जाएगी। तो यूरोप की एक तरफ भी जंग होगी और दूसरी तरफ भी जंग होगी, जो यूरोप के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है एक ऐसे टाइम पर जब उनकी इकोनॉमीज बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं और माइग्रेशन की वजह से जो फार राइट का फिनोमेना है वो यूरोप के अंदर ऊपर जा रहा है। तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट्स इस वक्त बैठी हुई हैं इनको भी बड़े खतरात हैं, क्योंकि इलेक्शंस होने, मिसाल के तौर पे 2027 में इलेक्शंस होने हैं जहां पर फार राइट पॉपुलर है, तो मैक्रोन जो है उसमें शिकस्त भी खा सकते हैं। मैक्रोन जो है इस वक्त लोएस्ट लेवल ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी है। जर्मन चांसलर का यही हाल है और अभी जो बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर काफी पॉपुलैरिटी के साथ आए हैं उनकी पॉपुलैरिटी भी जो है नीचे जा रही है। इसी दरमियान ओआईसी वर्ल्ड के अंदर एक और कोल्ड वॉर जो है हम देख रहे हैं, जो सऊदी अरेबिया और यूएई की एक कोल्ड वॉर है वो अब बाकी मुल्कों के अंदर किस तरह से फैल रही है, उनको किस तरह से असरअंदाज कर रही है, इसको भी हम जब डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ कतर जो है वो एक तनाज़ा जब सामने आ रहा है, ये सारा उस कोल्ड वॉर का हिस्सा है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले कैमला हैरिस के हवाले से देखिए, सीनियर जो डेमोक्रेट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा है कि कैमला हैरिस इसलिए इलेक्शंस हारी क्योंकि जो बाइडेन की पॉलिसी थी टुवर्ड्स गाजा, जो इजराइल की उसने मुसलसल सपोर्ट जारी रखी बावजूद इसके कि वहां पर एक जेनोसाइड हो रही थी। तो ये वो चीज थी जिसकी वजह से कैमला हैरिस आ रही, यानी ये बहुत अनबिलीवेबल चीज है। और ये वो डेमोक्रेटिक ऑफिशियल्स हैं जो उस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा रहे और पार्टी का जो सीक्रेट एनालिसिस है यानी जो 2024 के इलेक्शन का वो कर रहे थे, ये वो डेमोक्रेटिक ऑफिशियल्स हैं। तो सबसे यानी जो बड़ा इशू रहा, इकोनॉमी नहीं था, डोमेस्टिक इश्यूज नहीं था, बाकी सबसे बड़ा इशू गजा था जिसकी वजह से जब वो कैमला हैरिस जब वो उनको शिकस्त हुई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ट्रंप को जो वोट पड़ा है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो एंटी इजराइल वोट भी है, जो इजरायली जंगे हैं उसके खिलाफ, यानी प्रो गाजा वोट जो है वो ट्रंप को पड़ा है। क्योंकि बाइडेन तो बरसर इक्तदार था ना, और बाइडेन ही की वजह से ये सारी सपोर्ट थी और गजा में जो कुछ हो रहा, ट्रंप उस वक्त ये कह रहा था कि मैं सीजफायर करवाऊंगा, तो इसलिए वो जो सारा वोट था वो ट्रंप को पड़ा। लेकिन ट्रंप ने आकर ना सिर्फ उस सपोर्ट को जारी रखा बल्कि वो तो 4 कदम और भी आगे बढ़ गया। तो देखिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैमला हैरिस जो है वो दोबारा इलेक्शन की तैयारी कर रही, अगला जो कैंडिडेट होगा, अभी डेमोक्रेट्स का डिसाइड नहीं हुआ, तो कैमला हैरिस जब वो इंटेंशन रखती हैं दोबारा से इलेक्शन लड़ने की। तो अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज से लेकर ट्रंप के वो वादे जो वो इलेक्शन की वजह से करके आए थे और ये इजराइल वाला मामला, ठीक है ना, तो ये वहीं का वहीं मौजूद है। और ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन भी हार सकता है और जो आगे जनरल इलेक्शन 2028 में होगा। अच्छा, ट्रंप ये चाहता है कि वो तीसरी बार भी इलेक्शन लड़े, लेकिन अगर नहीं भी लड़ सकता तो मार्को रूबियो या जेडी वैंस, उनको ट्रंप आगे लाने का इरादा रखता है। जेडी वैंस या होगा या फिर मार्को रूबियो होगा। तो ये इलेक्शन अगला जीत नहीं सकेंगे, ये बात तय है। डोमेस्टिक इश्यूज, इकोनॉमी और फिर गजा वाला मामला, तो तीनों में ट्रंप जब वो फेल है, तो ये यानी जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है उसका जाहिर है कि बहुत बड़ा किरदार है पूरी दुनिया में होने वाले वाकयात और मिडिल ईस्ट के अंदर जब होने वाले वाकयात। अच्छा, अब लेबनान के हवाले से क्या खबरें सामने आ रही हैं? अमेरिका ने वहां से अपना जो स्टाफ है बेरूत एम्बेसी से वो निकाल दिया है ड्यू टू ईरान टेंशंस। यूएस एम्बेसी स्केल्स बैक बेरूत स्टाफ अमिड फियर्स ओवर रीजनल फ्लेयर अप। टर्किश मीडिया, पूरा रीजन जंग के अंदर जा रहा है। ये अमेरिका ने कंट्रीब्यूट किया है रीजन में कि पहले एक एक मुल्क को तबाह किया एंड अब वो जो है वो एक पूरी रीजनल वॉर छेड़ रहा है, तो एक पूरी रीजनल वॉर छेड़ रहा है। ये अमेरिका का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द रीजन। और इससे पहले बर्तानिया इस रीजन से इसी वजह से आउट हुआ है ड्यू टू मुसलसल वायलेंस, ड्यू टू मुसलसल वॉर्स। और अब ये अमेरिका, आप देखें मुसलसल जंगे, ये इसका कंट्रीब्यूशन है टू द रीजन। पहले वो कहते थे जी गल्फ को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब वो गल्फ के अंदर भी जंगे ले आए हैं।
अब ये जो जंग होने जा रही है ये गल्फ के अंदर भी फैल सकती है, तो अब पूरा रीजन फ्लेयर अब जब होने जा रहा है। सो यूएस ऑर्डर्स नॉन इमरजेंसी पर्सनल टू इवैक्यूएट फ्रॉम एम्बेसी इन बेरूत। तो ये काफी गैर मामूली बात है और लेबनीज मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकाला जा रहा है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर इन लाइट ऑफ एंटीसिपेटेड रीजनल डेवलपमेंट्स। ये सारी तैयारियां ही है ना कि वो एक ऐसी जंग जो अनकंट्रोलेबल हो सकती है, उस तनाजुर में ये सारी तैयारियां जो की जाए। अच्छा, अब एक और बात है, चूंकि लेबनान भी इस जंग में होगा, हिजबुल्लाह भी इस जंग में होगी, जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इजरायली साइलों पर खड़ा होगा रिपोर्टेडली, तो वहां पर खड़े होकर वो एक तो ये काम कर रहा होगा जो ईरान से अटैक्स होंगे उसको वो इंटरसेप्ट कर रहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ अटैक हिजबुल्लाह से भी तो होना है ना, और हिजबुल्लाह मेडिटेरियन सी में भी हिट कर सकती है। सो यहां से अमेरिका भी माइट भी हिजबुल्लाह के टारगेट्स के ऊपर हिट कर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी यहां पर हो सकता है। तो अमेरिका यहां से हिजबुल्लाह के टारगेट्स पर भी हिट कर रहा हो, तो लेबनान भी इस जंग का हिस्सा होगा। अच्छा, इस पर मजीद डेवलपमेंट ये देखिए कि लेबनीज गवर्नमेंट ने हिजबुल्लाह को खबरदार किया है कि तुमने इजराइल पर अटैक नहीं करना। ये लेबनीज गवर्नमेंट जो है ये हकीकत से बहुत दूर है, और कितना टाइम गुजर गया है कि इजराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है, और जब भी बॉम्बिंग होती है लेबनीज उसमें शहीद होते हैं, जख्मी होते हैं, लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो हिजबुल्लाह ही को कसूरवार ठहराती है। ये अजब दुनिया की गवर्नमेंट है। तो लेबनीज गवर्नमेंट ने हिजबुल्लाह को कहा है कि तुमने इजराइल पर अटैक नहीं करना, तो हिजबुल्लाह तो करेगी। और जरा टाइम्स ऑफ इजराइल को देखिए, हिजबुल्लाह इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर विद इजराइल इफ यूएस स्ट्राइक्स ईरान, इजराइल मूव्स टू कंटेन हिजबुल्लाह बिफोर ईरान क्लैश। अच्छा, ये इजराइल जब इस वक्त बॉम्बिंग भी कर रहा है लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर, तो इजराइल को इसका पूरा पूरा यकीन है कि हिजबुल्लाह भी इस जंग का जो हिस्सा होगी। और उधर से अंसारुल्लाह, आप देखें कब से अंसारुल्लाह जो खामोश बैठा हुआ है, और वो टेस्ट के ऊपर टेस्ट कर रहा है, मिसाल के ऊपर मिसाल बना रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो वो खामोश बैठे हुए हैं और इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। हालांकि यमन के अंदर भी एक जंग छिड़ी है, उसमें भी वो खामोश थे, तो वो इस बड़ी जंग की जब वो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका की बहुत ज्यादा फ्लाइट्स जब वो देखी गई हैं, 15 जनवरी से अब तक जो फ्लाइट्स काउंट हुई हैं 249 फ्लाइट्स ऑफ यूएस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट C-17 और जो C-5 हैं वो रीजन की तरफ आई हैं। बहुत बड़ी फ्लाइट्स हैं, 249 फ्लाइट्स हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो फ्लाइट्स आई हैं वो जॉर्डन की तरफ हैं। 147 फ्लाइट्स जॉर्डन की तरफ आई हैं, यानी यहां पर जो सबसे ज्यादा उन्होंने बेस बनाई है, यहां पर सबसे ज्यादा इक्विपमेंट और एम्युनिशन जब यहां पर ट्रांसफर किया है। और जॉर्डन कहता है ना ही हम बेस देंगे ना ही जब वो एयर स्पेस देंगे। अच्छा, अब इसी दरमियान नाज़रीन एक कोल्ड वॉर जब वो छिड़ गई है OIC वर्ल्ड के अंदर, कहीं एस्केलेट हो रही है, कहीं उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। जो इशू है अब सऊदी अरेबिया एंड UAE, ये दो मुल्कों का इशू नहीं है। जब सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान एक सर्द जंग हुई है, तो वो सऊदी अरेबिया और ईरान तो कभी बराह रास्त लड़े भी नहीं है, तो वो प्रॉक्सी वॉरिंग उसमें हो रही होती थी, यानी मुख्तलिफ मुल्क जब उसमें बैटलफील्ड बने हैं, पाकिस्तान भी उसमें बैटलफील्ड बना है, शिया सुन्नी ये सारी जंग का, इराक बना है, शाम बना है, यमन बना है, बहुत सारे। तो इस वक्त जो सऊदी अरेबिया एंड UAE की एक सर्द जंग है वो हमें सूडान में नजर आ रही है, वो हमें सोमालीलैंड में नजर आ रही है, वो सारा इशू इथोपिया में, यमन में, ठीक है ना। तो अब पाकिस्तान के साथ एक मामला हो रहा है। कतर जो है रिपोर्टेडली इस वक्त जब वो TTP को सपोर्ट कर रहा है, इस वक्त कतर जो है उसकी जो सपोर्ट है वो TTP की तरफ है। ये अनबिलीवेबल डिजास्टरस अप्रोच है। अभी तक ऑफिशियल दराज से तो जाहिर है ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा कोई दावा किया है, लेकिन ये चल रही है, बात हर तरफ चल रही है। तो अब जैसे अल जजीरा ने भी जो TTP के टेररिस्ट हैं उनको फाइटर्स लिखा है, ठीक है ना, तो इसलिए अब यह है कि भाई कतर TTP को सपोर्ट कर रहा है ना, ये कतर के इंटरेस्ट में है। अच्छा, अब देखें ना UAE वो सूडान में जाकर RSF को सपोर्ट कर रहा है, ना उसका बॉर्डर लगता है सूडान से, ना उसका कोई बराह रास्त मामला है। फिर उसने जाकर आगे लिबिया में जो सपोर्ट की, भाई बॉर्डर होता है ना, कोई बॉर्डर इश्यूज हैं, कोई डिस्प्यूट्स हैं, उसको भी हल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी चलो बॉर्डर इश्यूज को समझा जाता है कि ठीक है इनका मसला, वो लिबिया में उसका ना कोई मसला है ना सूडान में, लेकिन वो वहां पर कर रहा है। और जो सूडान का हशर हुआ, कतर का क्या इशू है पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ, भाई जो करते हैं आपका काम तो उसको रोकना होना चाहिए, ना कि उसको बढ़ाना होना चाहिए। तो इन मुल्कों को वैसे जो दौलत मुयस्सर आई है ना, इन्होंने किया यही है, ठीक है ना, इधर फंडिंग कर दी, उधर फंडिंग कर दी, ना ये टेक्नोलॉजी बना सके हैं, ना ये अपनी मिलिट्री खड़ी कर सके हैं। और जो इन्होंने अमेरिकन बेसिस यहां पर लाकर खड़ी की हैं, बनाई हैं, उनको बेसिस दी हैं, उसने वहां से जहाजों ने उड़कर अफगानिस्तान पर बमबारी की है, इराक पर बमबारी की है, शाम पर की है, ठीक है ना, और यमन पर की है, अब वो जो है वो ईरान पर करने जा रहा है। तो कतर को ये बिल्कुल शूट नहीं करता है, और कतर हमेशा अपने आप को पोजीशन भी ऐसे करता है कि हमें जंगे रोकने वाले हैं, मीडिएटर्स हैं, फला फला, तो उसको ये बिल्कुल सपोर्ट। अच्छा, कतर क्यों कर रहा है? कतर को मसला ये है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरेबिया के चूंकि काफी करीब हुआ है, तो ये बात कतर और UAE को अच्छी नहीं लग रही। अब आपने देखा UAE ने एक अल्टीमेटम दिया पाकिस्तान को कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारा कर्जा वापस करो, जिसको अब थोड़ा सा रिलीफ देकर 2 महीने कर दिया गया है, वो भी बहुत अनयूजुअल है। 2 महीने में हमारा कर्जा वापस करो। तो उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान जब सऊदी अरेबिया के करीब हुआ, तो अब पाकिस्तान जो है उसने सोमालिया को जेट्स दे रहा है, और इसमें ज़ाहिर चाइना इन्वॉल्व है, क्योंकि ये वही जेट्स हैं जो पाकिस्तान और चाइना मिलकर बनाते हैं। सोमालिया इन हाई लेवल टॉक्स टू एक्वायर 24 F-17J थंडर, और $900 मिलियन की ये डील है। सोमालिया ईगर, अब ये चाइनीज मीडिया, सोमालिया ईगर टू बाय
पाकिस्तान बिल्ट JF-17 फाइटर जेट्स। तो अब ये पाकिस्तान सोमालिया को क्यों दे रहा है? ड्यू टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कह रहा है तो पाकिस्तान दे रहा है। और इसी तरह यमन के साथ भी एक डील पाकिस्तान जब वो एक डिस्कस कर रहा है। और जो सूडान को पाकिस्तान ने वेपन्स दिए हैं वो भी सऊदी अरेबिया की वजह से दिए हैं। तो अब यूएई इज नॉट हैप्पी विद इट, और कतर भी इससे हैप्पी नहीं है। अच्छा, अब जो प्रेसिडेंट सीसी हैं वो बड़े अहम तरीन दौरे पर सऊदी अरेबिया पहुंच रहे हैं। अच्छा, मिस्र जो और सऊदी अरेबिया एक साथ है। सऊदी अरेबिया ने अपनी एयर स्पेस यूएई के लिए बंद की, उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए जो सूडान सप्लाई दे रहे थे। तो साथ ही 24 घंटों के अंदर मिस्र ने भी कर दी, सऊदी अरेबिया कह रहे हैं। तो मिस्र और सऊदी अरेबिया साथ हैं, साथ टर्की और पाकिस्तान। तो अब प्रेसिडेंट सीसी जो है वो अहम तरीन दौरे पर इस वक्त रियाद पहुंच रहे हैं। और जो ईरान जंग होने जा रही है, जो सूडान में हो रहा है, जो सोमालीलैंड का इशू है, ये सारा ये वो डिस्कस कर रहेंगे एमबीएस के साथ, और अगला लाहेमल जो है तय किया जाएगा। और सूडान में क्या हो रहा है, वो जो आरएसएफ है वो अब चाड बॉर्डर पर है, और उसने वहां पर चाड की जो यूथ है उसको रिक्रूट करना शुरू कर दिया। चाड की गवर्नमेंट ये कह रही है कि 1137 चाड के जो यूथ हैं उनको आरएसएफ ने रिक्रूट कर लिया है। अब वो जंग उधर फैलने का खदशा है। तो अब मिस्र देखिए, एक तरफ इजराइल है, जंगें, दूसरी तरफ लीबिया, नीचे सूडान, और सूडान के साथ फिर चाड। तो मिस्र तो तमाम इतराफ से घिर गया ना इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। अच्छा, अब इसी दरमियान एक नया फटा सामने आ गया है, और ये बहुत गैर मामूली चीज है। इराक और कुवैत का एक डिस्प्यूट है जो सद्दाम हुसैन के टाइम से है, और फिर इसी की वजह से जंग भी हुई थी, खलीजी जंग और वो सारा। तो इराक डिस्ट्रॉय हो गया, सद्दाम हुसैन गॉन। अब वो कई दहाइयों के बाद वही डिस्प्यूट जो है वो आज फिर सामने आ गया। जिन मैरीटाइम रूट्स के ऊपर सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट ने कहा था कि ये इराक के हैं, उसी को मौजूदा इराक ने, उसकी गवर्नमेंट ने फिर से क्लेम कर दिया है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी केस है कि एक इशू इतना पुराना और दहाइयों पहले, और उस इराक को तबाह भी कर दिया गया, और उस गवर्नमेंट का तबाह बर्बाद सद्दाम हुसैन जाहिर है उसके साथ जो हुआ, लेकिन वो इशू खत्म नहीं हुआ। ये बड़ा अहम तरीन स्टडी केस है। और ईरान के मामले में भी इसको अगर आप अप्लाई करें तो ईरान में अगर कोई नई गवर्नमेंट भी आ जाएगी ना, तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को, मिसाइल प्रोग्राम को, इसको रोल बैक नहीं कर सकेगी। वाई? क्योंकि ये ईरान की गवर्नमेंट का नहीं है, ये ईरान का एज अ कंट्री, ईरान का एज अ स्टेट, ये उसका नेशनल इंटरेस्ट है। तो कोई भी नई गवर्नमेंट आकर उसको रोल बैक नहीं कर सकती है। तो अब वहां पर एक नया फड्डा पड़ गया, वो पुराना इशू वापस आ गया। तो गल्फ तमाम स्टेट्स हैं वो धड़ाधड़ बयान जारी कर रही हैं इराक के खिलाफ कि भाई हम तो जो कुवैत का हक है उसको मानते हैं। सो गल्फ अरब कंट्रीज बैक कुवैत इन डिस्प्यूट विद इराक ओवर देयर मैरीटाइम बॉर्डर। यूएई, कतर और जॉर्डन, मिस्र, इन सब ने ये सारा कुवैत की सपोर्ट में बयान जारी किए हैं। अच्छा, अब ये बयान करने का मकसद इसलिए है कि ये वो इश्यूज हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसराइल और अमेरिका जब वो इन इश्यूज को एक्सप्लॉइट करने की जब वो कोशिश करेंगे, ये जो सर जंग जारी है, तो इसको दबाने की भी कोशिश बाकायदा की जा रही है। कतर को ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि वो टीटीपी को सपोर्ट करे। उससे जब वो क्या हासिल हो जाएगा, इस तरह की फंडिंग करके और एक खराब चीज को और ज्यादा बढ़ाकर, तो उससे कोई फायदा तो हासिल होना नहीं। तो खैर, अब जनाब अली, ईरान के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आ रही है। इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि जून की जंग के बाद से लेकर अभी तक ईरान ने 800 मजीद बैलिस्टिक मिसाइल्स बना लिए। एवरी मंथ ईरान 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, और ये वो 800 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो इजराइल पहुंच सकते हैं अमेरिकी बेसिस पर हैवी डैमेज कर। अगर ये सिर्फ ईरान ने 800 बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर कर दिए तो भी बड़ी तबाही आने वाली है, और इनको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो यानी उनके पास 3000 4000 हो सकते हैं, 800 तो उन्होंने मजीद जब वो बनाए हैं, ये कंफर्म है। और ईरान के चीफ ने ये कहा है कि जंग शुरू वो करेंगे लेकिन खत्म हम करेंगे। और ईरान के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं जो अमेरिका की मूवमेंट्स हैं, और पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी सिनेरियो के लिए। और फिर ईरान ने ये कहा है कि ये जो हमारी जंग होने जा रही है, इसका इंपैक्ट सिर्फ 2 या 3 फ्री कैन पर भी नहीं होगा, बल्कि ये उससे बहुत आगे जब चला जाएगा। और जो रिपब्लिकन्स के जो ओवरसीज यानी यूके में जो उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि ईरानियन गवर्नमेंट इतनी बहादुरी के साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को फेस कर रही है। वो ट्रंप जिसका एक ट्वीट पूरी गवर्नमेंट ही ले जाता है, उस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ईरानियंस जब वो इस बहादुरी के साथ खड़े हुए हैं, इस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को डील कर रहे हैं, तो ये हैरान कुन है। अच्छा, यूरोप सामने आ गया। यूरोप ने कहा हमें तो कोई जंग नहीं चाहिए रीजन में, हम तो पहले जंगों से घिरे हुए हैं, हम तो बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करते। काजा क्लास जो कि यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ है, यानी यूरोपियन यूनियन की नुमाइंदा आप उनको कह सकते हैं, वी डू नॉट नीड अनदर वॉर इन दिस रीजन as we already have plenty of wars। और भाई ऑलरेडी जंगें ही तो चल रही हैं। अच्छा, ये यूरोपियंस को वैसे आज समझ आ रही है। ये यूरोपियंस की जो पॉलिसीज है ना, ये बहुत ही हैरान कुन है और तबाह कुन है फॉर देमसेल्फ, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज। यूक्रेन की जंग में घुस गए, बिला वजह नुकसान हुआ। अच्छा, अब इजरायली जंगों में घुसे। मोहम्मद कजाफी ने जाते हुए 2010 में उन्होंने ये फ्रांस को कहा था कि अगर मैं फॉल कर गया, अगर लीबिया फॉल कर गया, तो मुहाजिरीन के तूफान और सैलाब के लिए तैयार हो जाओ। ये लीबिया गेटवे होगा फॉर द माइग्रेशन टुवर्ड यूरोप। और आज वही कुछ हो रहा है। सीरिया को तबाह किया, लीबिया को किया, सिर्फ इजराइल के लिए
बदले में यूरोप का सत्यानाश हो गया। तो अब इनको समझ आ रही है, यानी आईआरजीसी को कर दिया जब टेररिस्ट डिक्लेयर, तो रास्ता तो इसराइल के लिए हमवार कर रहे हैं, ऊपर से शिपमेंट्स भी दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हमें कोई जंग नहीं चाहिए। तो ये बहरहाल इस बात का तो सबूत है कि उनको पता है कि ये जंग उनके फायदे में नहीं है। सो टॉप यूरोपीय यूनियन डिप्लोमेट ऑन ईरान टेंशंस, वी डू नॉट नीड अनदर वॉर। अरब न्यूज ने भी इसको उठाया है। यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ कॉल्स फॉर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन इन ईरान। हम ईरान के रिजीम को पसंद नहीं करते, लेकिन हमें ईरान में डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहिए। अच्छा, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन कहां से आएगा? जब वो बैड फेथ में मुज़ाकरात करने हैं तो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन जब वो कहां से आ जाएगा? ईरान के मामले में तो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन सबसे आसान है। जो इतनी वाइज गवर्नमेंट है, जो इतनी सेंसिबल गवर्नमेंट है, जो जिसकी बातें इतनी सेंसिबल हैं, और उसको सभी इंडोर्स कर रहे हैं, रीजन भी उसको इंडोर्स करने पर मजबूर हुआ है। तो बड़ा ईरान के साथ तो देखें, यूक्रेन का मामला ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यूरोप यानी यूक्रेन यूरोप का हिस्सा है ना, तो वहां पर उनका रशिया के साथ एक पुराना मामला और रशिया की बर्तरी का हिस्सा, सो वो बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है। ईरान का मामला तो बहुत एक तरह से सादा है, अगर वो इसको सादा बनाए तो। ईरान ना उनके रीजन में है, ना उनके साथ कोई बॉर्डर है, ना, और ईरान उनके साथ चलना चाहता है। तो ईरान को तो अगर डिप्लोमेटिक अंदाज में हल किया जाए, ईरान न्यूक्लियर ना बनाने के लिए तैयार है, हर तरह की गारंटीज देने के लिए तैयार है, ट्रेड करने के लिए तैयार है, ठीक है। इवन ईरान ने तो अब कहा है हम आपसे तैयारों के हवाले से मुआहदे करने के लिए भी तैयार हैं। अगर उनको मिलिट्री हार्डवेयर देना है तो भी खरीदने के लिए तैयार है, बाकी चीजें भी वेस्ट से खरीदने के लिए तैयार है, एनर्जी उनको बेचने के लिए तैयार है। तो ईरान का तो मसला सिर्फ इजराइल ने मसला बना के पेश किया हुआ ना वेस्ट को। वेस्ट को ईरान से मसला होना ही नहीं चाहिए। तो बहरहाल अगर डिप्लोमेटिक सोल्यूशन उनको चाहिए तो आसान तो बहुत है, लेकिन यहां पर कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली होगा नहीं। लेकिन आज के इनके बयान ने यह साबित कर दिया है कि यूरोप का मजीद सत्यानाश होगा। इसी को फिर चाइनीज मीडिया ने भी उठाया। यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ कॉल्स फॉर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ऑन ईरान। फ्रांस ने कहा है कि इजराइल का जो डिसीजन है रिगार्डिंग वेस्ट बैंक, ये फलस्तीनी रियासत के क़याम के खिलाफ है, यानी फलस्तीनी रियासत के क़याम को अंडरमाइन कर रहा है। तो इसमें कोई शक वाली बात है। अमेरिका ने पुर्तगाल को कहा है कि हमसे F-35 खरीदो। अच्छा, चूंकि अमेरिका को उनका बहुत इकोनॉमी का जो दारोमदार है वो वेपन इंडस्ट्री के ऊपर है, तब वो सब मुल्कों को कह रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं, पुर्तगाल को भी अब कह दिया। अच्छा, ये सारी वेलफेयर स्टेट्स हैं, तो ये जितना अपना पैसा निकाल कर डिफेंस में लगाएंगे उतना ज्यादा फार राइट और बढ़ेगा, क्योंकि उतने ज्यादा आवाम नाखुश होंगे। तो बहरहाल ये ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज लगा कर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।